नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का भाग 3 करेंगे और इसमें हम जो आपके टॉपिक्स कवर करवाने वाले हैं, वो है न्याय पंचायत, इसके बाद है ग्राम निधि और एकीकृत ग्राम निधि। तो इसमें 3 टॉपिक्स हम आपके कवर करेंगे और इससे पहले अगर आपने 2 भाग नहीं देखे हैं, भाग 1 और भाग 2 उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का, तो आप वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम में आज का टॉपिक है हमारा न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत है कहाँ पर? सबसे पहले तो आप ये जानिए। जो पंचायती राज अधिनियम है 1947 उसका एक अध्याय है, अध्याय नंबर 6। इसी 6 अध्याय में इसका जो टाइटल है वो है न्याय पंचायत। ठीक है? न्याय पंचायत के बारे में कहाँ दिया गया है? अध्याय नंबर 6। अच्छा, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि न्याय पंचायत की परिभाषा कहाँ पर दी है? न्याय पंचायत की परिभाषा कहाँ पर दी है? तो आप क्या बताओगे? इसकी परिभाषा आपको देखने को मिलती है धारा 2 का का में, ठीक है? ये भूलना नहीं है, आपको ध्यान रखना। न्याय पंचायत की परिभाषा कहाँ पर है? धारा 2 के का में। और मैं किस अधिनियम की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की, यानी कि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947, ठीक है? 1947 की धारा 2 के का में न्याय पंचायत की परिभाषा के बारे में वर्णन दिया गया है। अच्छा, इसी में न्याय पंचायत में यानी कि अध्याय 6 में कुछ धाराएँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए और वो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ ली जा सकती हैं। तो अब इसमें कुछ धाराएँ हैं और उनके कुछ विषय हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो न्याय पंचायत से संबंधित कौन-कौन सी धाराएँ आपको याद रखनी हैं, आइए समझते हैं। सबसे जो पहली धारा है धारा 2 का। अगर आपसे पूछा जाए न्याय पंचायत की परिभाषा कहाँ पर है, तो आप बताओगे धारा 2 के का में, ठीक है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ धारा 42 में क्या है? तो आप बताओगे न्याय पंचायत की स्थापना, ठीक है? याद रखोगे। न्याय पंचायत की स्थापना किस धारा में है? धारा नंबर है 42। वहीं अगर हम धारा 43 की बात करें, तो धारा 43 में है पंचों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। पंचों की नियुक्ति कैसे की जाएगी? पंचों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल, ठीक है? ये धारा 43 की बात हो गई। वहीं अगर हम धारा 44 की बात करें, तो 6 से 7 धाराएँ हैं जो आपको एज़ इट इज़ याद करनी ही पड़ेंगी, कोई विकल्प नहीं है उसका। धारा 44 में क्या है? सरपंच और अ, सहायक सरपंच, सहायक सरपंच का निर्वाचन, ठीक है? ये धारा है 44। वहीं अगर हम धारा 45 की बात करें, धारा 45 इसमें है पंचों का कार्यकाल, पंचों का कार्यकाल, कितना कार्यकाल होना चाहिए, ठीक है? धारा इसके बाद आप 46 छोड़ सकते हो, धारा सीधे 47 याद रखो। पंचों का जो पंच होंगे, पंचों का त्यागपत्र। अभी इन्हीं धाराओं को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ये रफ आइडिया है जो आपको याद रखना है। धारा है 49, इसमें क्या है? 49, 49 में याद रखो ये है न्याय पंचायत की बैठक। न्याय पंचायतों की बैठक नहीं, सॉरी, बेंच, ठीक है? न्याय पंचायतों की बेंच। और एक धारा और याद रखो 94 का, 94 का क्या है इसमें? इसमें है कंटेम्प्ट ऑफ न्याय पंचायत, यानी कि न्याय पंचायत की अवमानना, या हम कहें न्याय पंचायत का अपमान, का अपमान, ठीक है? तो इतनी धाराएँ हैं जो आपको न्याय पंचायत से याद रखनी है, इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। धाराएँ कौन-कौन सी हैं? परिभाषा कहाँ पर दी है न्याय पंचायतों की? तो आप बताओगे 2 के का में। न्याय पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किस धारा में है? तो आप बताओगे 42। पंचों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल 43 में हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ पंचायत सहायक और सरपंच और सरपंच सहायक इनका निर्वाचन कहाँ पर है? 44 में। अगर पंचों का कार्यकाल से संबंधित बातें आपको देखनी हो, तो आप धारा 45 के पास जाओगे। वहीं पंचों के त्यागपत्र संबंधी जो प्रावधान है, किसे देंगे, कैसे देंगे, उसके बारे में 47 में वर्णन है। न्याय पंचायतों की बेंच का वर्णन आपको धारा 49 में देखने को मिलता है, साथ ही साथ न्याय पंचायत का अपमान अगर कोई कर दे, न्याय पंचायत के द्वारा दिए गए आदेश को अगर कोई ना माने, तो उसे, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
वही कंटेम्प्ट ऑफ ग्राम पंचायत भी होता है, सॉरी न्याय पंचायत भी होता है, ठीक है? और वो किस धारा में है? धारा नंबर है 94 का। तो ये धाराएँ हैं जो आपकी नज़रों के सामने होनी चाहिए, ठीक? इसके बाद देखो ज़रा, आपके एग्ज़ाम में मैंने जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, उनमें कई सारे क्वेश्चन्स ऐसे भी आपको देखने को मिलते होंगे, जो पूछे जाते हैं कि जो पंचायतों के विकास के चरण थे, पहला चरण, दूसरा चरण, 6 चरण हुए। उन चरणों में न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इनको एक जगह लिख लेते हैं, ताकि आपकी नज़रों के सामने रहें, ठीक है? हाँ, पंचायतों के विकास के चरण एक तरफ लिखो, पंचायतों के विकास के चरण एक तरफ लिखो और एक तरफ लिखो न्याय पंचायतों की संख्या, ठीक है? क्लियर है बात? अब ज़रा समझो। पंचायतों के विकास के चरण और न्याय पंचायतों की संख्या। तो सबसे पहले आप पहला जो चरण है, प्रथम चरण, पंचायतों के विकास का प्रथम चरण, ये 1947 से 1952, 53 तक माना जाता है, ठीक है? और इस समय न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो आप बताओगे 8492। आप समझ पा रहे हो? वहीं अगर हम दूसरे चरण की बात करें, दूसरा चरण यानी कि द्वितीय चरण 1953-54 से लेकर 1959 60 तक का ये चरण माना जाता है। ये इसका टाइम पीरियड है और इस समय जो न्याय पंचायतों की संख्या थी वो थी 8585, ठीक? याद रखिएगा ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चूँकि आपको प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन्स देखने को मिलते होंगे। आपसे पूछा जाए कि पंचायतों का जो तीसरा चरण था विकास का, पंचायतों के विकास का जो तीसरा चरण था, ये 1961 से लेकर 1971-72 तक माना जाता है। और इस चरण के दौरान न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो आप बताओगे 8594, ठीक है? 8594। वहीं अगर आप बात करो चौथे चरण की, पंचायतों के विकास का जो चौथा चरण था, वो 1972-73 से लेकर 1981-82 तक माना जाता है, ठीक है? इस दौरान जो न्याय पंचायतों की संख्या थी, वो थी 8792 और 8791, ये याद रखिएगा। 8792 कब थी? ये थी 1971, सॉरी 1972 ले लो। ये थी 1972-73 के आसपास और जैसे-जैसे समय बीता एक न्याय पंचायत कम हो गई थी और ये जो 8791 न्याय पंचायतें थी, वो 1981-82 के आसपास थी, ठीक है? याद रखें। तो चौथे चरण में आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन तलाशिएगा, ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, ठीक? अच्छा, और 5वें चरण की बात कर लें। पंचम चरण ये 1983, 84 से लेकर 1992 और 93 तक का ये चरण माना जाता है। इस चरण के दौरान न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? 8814। तो ये बातें आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए पंचायतों के विकास के तीसरे चरण के दौरान न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो नीचे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है? तो ये डेटा एज़ इट इज़ याद रखिएगा। तो हमने 2 सेगमेंट पढ़े हैं और ये कुछ धाराएँ हैं जो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धाराएँ हैं, न्याय पंचायतों से संबंधित धाराएँ हैं, तो आप इनको याद रखिएगा और साथ ही साथ किस चरण में यानी पंचायतों के विकास के किस चरण में कितनी न्याय पंचायतों की संख्या थी, आप इस सेगमेंट को भी याद रखिएगा, ठीक है? अब चलिए हम उन्हीं धाराओं को एक-एक करके डिटेल में देखते हैं, जो धाराएँ अभी मैंने आपको करवाई हैं। इसमें बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो आपको पता होंगी और पता होनी भी चाहिए। जैसे मैंने सबसे पहली धारा आपको बताई थी, परिभाषा को छोड़ के, धारा 42। क्या था इसमें? इसमें था न्याय पंचायतों की स्थापना, ठीक? न्याय पंचायतों की स्थापना। अब देखो स्थापना होगी कैसे? दरअसल सपोज़ करो ये कोई एक जिला है, ठीक? ये समझते हैं न्याय पंचायतों की स्थापना कैसे होगी? तो सपोज़ करो ये कोई एक जिला है, ध्यान देना इसको, ठीक है? ये एक जिला है और इस जिले को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 भागों में। सपोज़ करो ये एक जिला था, ठीक है? ये एक जिला था और इस जिले को मैंने मंडल में बाँट दिया, मंडल में। तो अब ये प्रावधान क्या कहता है, ये धारा संख्या 42 क्या कहती है? ये कहती है कि जो जिला है, ध्यान देना,
जो जिला है वो विभक्त किया जाएगा, वो विभक्त होंगे, प्रत्येक जिले विभक्त होंगे किसमें? मंडलों में, ठीक? इनको मंडलों में विभक्त किया जाएगा और इनको विभाजित करेगा कौन? सबसे बड़ी बात, इनको विभाजित करेगा राज्य सरकार या फिर विहित प्राधिकारी, राज्य सरकार के द्वारा जो विहित प्राधिकारी होगा, वो इनको विभाजित करेगा, ठीक? और इसके बाद ये जो राज्य सरकार और विहित प्राधिकारी जिलों को मंडलों में विभाजित करेंगे, तो प्रत्येक मंडल में जब मंडल कई सारे बन गए, तो मंडल में प्रत्येक मंडल में या मंडल के लिए एक न्याय पंचायत की स्थापना की जाएगी या स्थापना करेंगे। अब ऐसे समझो, धारा 42 क्या कहता है? धारा 42 कहता है कि जिलों को मंडलों में बाँटा जाएगा और ये जो विभाजन होगा, ये राज्य सरकार या फिर विहित प्राधिकारी के द्वारा होगा और इन्हीं मंडलों में यानी कि ये जो प्रत्येक मंडल होंगे, इन्हीं मंडलों में एक न्याय पंचायत की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा। बात समझ पा रहे हो? आपसे अगर पूछा जाए कि प्रत्येक मंडल में न्याय पंचायत की स्थापना कौन करेगा? तो आप बताओगे राज्य सरकार या फिर विहित प्राधिकारी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ज़रा एक बात समझो यहाँ से। यहाँ से आप एक बात ऐसे समझो, नोट बना के लिखो, महत्वपूर्ण है कि पंचों की जो संख्या है, पंचों की संख्या, इससे पहले आप ये जान लो पंचों की संख्या होती कितनी है? कम से कम जो न्याय पंचायत है, उसमें कम से कम जो सदस्य होंगे, वो होंगे 10, ठीक? और जो अधिक से अधिक सदस्य होंगे, अधिक से अधिक सदस्य कितने होंगे? इनकी संख्या होगी 25। ये दोनों टर्म आप याद रखिएगा, ठीक है? अब ज़रा यहाँ पर आओ, जो पंचों की संख्या होगी, पंचों की संख्या अगर निर्धारित संख्या से, ये जो संख्या दी है, निर्धारित संख्या से या हम कहें निर्धारित संख्या के 2/3 से कम हो, बात समझना, 2/3 से कम हो तो फिर वो ये जो न्याय पंचायत होगी वो अपना काम नहीं करेगी, ठीक है? अपना काम ठप्प कर सकती है। लेकिन अगर पंचों की संख्या निर्धारित संख्या के 2/3 से कम ना हो, कम होगी तो काम नहीं होगा, अगर कम ना हो तो फिर क्या होगा? कम ना हो ऐसी स्थिति में वह अपना काम, अपना कार्य करती रहेगी, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? कहने का आशय ये है कि जो न्याय पंचायत है, अगर उसमें पंचों की संख्या निर्धारित संख्या के 2/3 से कम ना हो, तो फिर वो अपना कार्य जारी रख सकती है और कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए? 10 और अधिक से अधिक सदस्य कितने होने चाहिए? 25। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। तो धारा 42 में आपने क्या समझा? धारा 42 में सीधी-सी बात है, ये कहा जा रहा है कि न्याय पंचायतों की स्थापना कैसे होगी? तो कैसे होगी? जिलों को मंडलों में बाँटा जाएगा और बाँटेगा कौन? राज्य सरकार या फिर उसके द्वारा विहित प्राधिकारी। और फिर इसके बाद प्रत्येक मंडल में एक न्याय पंचायत की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? इसी के द्वारा। ठीक है? क्लियर है बात? इसके बाद आपने पढ़ा, जो कम से कम न्याय पंचायत में सदस्य होने चाहिए, वो 10 होने चाहिए और अधिक से अधिक 25 होने चाहिए। और न्याय पंचायत अपना कार्य तब तक जारी रखेगी जब तक उसके पास 2/3 सदस्यों से कम ना हो जाएँ। अगर उसके पास 2/3 सदस्य, सपोज़ करो किसी न्याय पंचायत में 12 सदस्य हैं, ठीक है? 12 का 2/3 कितना होगा? 4, 8। यानी अगर किसी न्याय पंचायत में 8 सदस्य हैं, 12 होने चाहिए, लेकिन 4 अनुपस्थित हैं, तो फिर भी न्याय पंचायत अपना काम करती रहेगी। लेकिन अगर 8 से कम हुए सदस्य, तो फिर हाँ, कार्य में व्यवधान आ सकता है। क्लियर है बात? अब ज़रा दूसरी बात समझो। एक धारा है, धारा 43, 43 क्या कहती है? ये कहती है पंचों की नियुक्ति, पंचों की नियुक्ति व उनका कार्यकाल। आपसे पूछा जाए पंचों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किस धारा में वर्णित है? धारा 43 है और पंचों का कार्यकाल कहाँ पर है? धारा है 43, ठीक? अब इसमें आपको एक बात ये समझनी है कि जो विहित प्राधिकारी होगा, सपोज़ करो ये ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। एक ये सदस्य है, एक ये सदस्य है, ठीक है? ये सदस्य हैं ग्राम पंचायत के, ठीक है? ग्राम पंचायत के सदस्य। अच्छा, ये बैठा है विहित प्राधिकारी, ये कौन है? ये है विहित प्राधिकारी, बात समझना। और इधर इसको एस्टेब्लिश करना है न्याय पंचायत। ये क्या है? ये है
न्याय पंचायत अभी खाली खाली है, अभी इसमें पंचों की नियुक्ति नहीं हुई है। न्याय पंचायत के जो पंच होंगे वो कहाँ से आएंगे? ये जो विहित प्राधिकारी है इसके पास अधिकार है कि वो यहाँ से मेंबर्स को उठाए और यहाँ पर मेंबर्स को डाल दे। तो यहाँ से कुछ मेंबर्स को उठाएगा और ये बंदा, ये विहित प्राधिकारी यहाँ पर कुछ मेंबर्स को डाल देगा। ठीक? तो कुल मिला के मेरे कहने का आशय ये है कि जो विहित प्राधिकारी होगा वो न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति करेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। नियुक्ति, न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति कौन करता है? विहित प्राधिकारी। ठीक? और वो कहाँ से करेगा? वो करेगा ग्राम पंचायत के सदस्यों में से। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो न्याय पंचायत के जो पंच होंगे, ये ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, किसके द्वारा? विहित प्राधिकारी के द्वारा। लेकिन एक तथ्य और समझिए, यहाँ के मेंबर्स को उठा के यहाँ पर डाल दिया गया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो बंदा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत के सदस्यों में से न्याय पंचायत का सदस्य बन जाएगा, अब वो व्यक्ति, ये व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं रहेंगे, याद रखिएगा ये बात। जो व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? समझो, अब ये अब ये ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं रहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है? हाँ, तो ये बातें याद रखो। धारा 43 में क्या कह रहा है? धारा 43 में केवल और केवल कह रहा है कि पंचों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल। तो सबसे पहली बात, विहित जो प्राधिकारी होगा, वो ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ही इनकी नियुक्ति करेगा और न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति विहित प्राधिकारी के द्वारा होगी और ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ही होगी। और जब भी कभी कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत से उठा के न्याय पंचायत में डाला जाएगा, तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं रह जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक धारा है, धारा 44, धारा 44। ठीक? क्या है इसमें? धारा 44 क्या कहती है? धारा 44 कहती है जो सरपंच है, सरपंच तथा सहायक सरपंच, सरपंच तथा सहायक सरपंच का निर्वाचन। ये कैसे होगा? सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन। तो इसमें आप मोटा-मोटा एक बात याद रखो, जो पंच होते हैं ना, जिनकी नियुक्ति विहित प्राधिकारी करता है, तो पंच ही अपने में से अपने में से व्यक्तियों का चयन करते हैं, व्यक्तियों का चयन करते हैं। कितने व्यक्तियों का? यहाँ लिखा है व्यक्तियों का। कितने व्यक्तियों का चयन करते हैं? 2। ठीक है? ये चयन शब्द ना लिखो, ये बेहतर नहीं लग रहा है, इस शब्द को हटा दो। यहाँ पर आप निर्वाचन लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। निर्वाचन करते हैं। चूँकि आपने जब पॉलिटी आप पढ़ते होंगे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है कि निर्वाचन होता है ना? इस तरह के विवाद वहाँ पर उठा करते हैं और उनसे क्वेश्चन्स भी आते हैं, तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन्स भी शब्दावलियों पर डाल दें। तो पंच ही अपने में से 2 व्यक्तियों का निर्वाचन करते हैं, ठीक है? और यही जो 2 व्यक्ति होंगे वो एक होगा सरपंच और एक होगा सहायक सरपंच। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब इसमें एक बात समझो, यदि पंच यदि पंच इनकी नियुक्ति ना कर पाएँ, भाई 2 व्यक्तियों की नियुक्ति पंच कर रहे हैं, लेकिन अगर पंच इनकी नियुक्ति ना कर पाए 2 व्यक्तियों को, तो कौन करेगा? ये वो कंडीशन है। यदि पंच इन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति ना कर पाएँ या नियुक्ति करने में असमर्थ हों, तो ऐसी स्थिति में तो विहित प्राधिकारी विहित प्राधिकारी इनकी नियुक्ति कर सकता है, इनकी नियुक्ति कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है बात आपको? बोलो भाई। धारा 44 में क्या कह रहा है? सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन कौन करेगा? तो पंच ही करेंगे, ठीक है? पंच करेंगे अपने में से और यदि ये पंच इतने लायक ना हुए कि ये 2 व्यक्तियों का निर्वाचन कर पाएँ, तो फिर विहित प्राधिकारी जो होगा, वो फिर इनके लिए इन 2 व्यक्तियों को का निर्वाचन कर देगा या इन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति कर देगा। यहाँ पर शब्द देखो, नियुक्ति के शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी जब विहित प्राधिकारी इस कर्तव्य का पालन करेगा या निर्वहन करेगा, तो वो नियुक्ति करेगा और जब पंच इस कर्तव्य का पालन करेंगे, तो फिर वो निर्वाचन करेंगे, है ना? शब्दों पर हाँ, गौर करिएगा। धारा 45 देखो, धारा 45 धारा 45 में क्या कह रहा है? धारा 45 में है पंचों का कार्यकाल, पंचों का कार्यकाल, ठीक है? धारा 45 में पंचों का कार्यकाल दिया है। अब यहाँ से एक बात समझिए, पंचों का कार्यकाल ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करेगा उन पर जहाँ से पंच आ रहे हैं चुन के। तो पंच आते कहाँ से हैं चुन के? ये जो मेंबर्स हैं, सपोज़ करो 4, ठीक है?
ये 4 मेंबर्स हैं ग्राम पंचायत के। ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ठीक? ये ग्राम पंचायत के जो 4 सदस्य हैं, यही 4 सदस्यों में से 2 सदस्य चले जाएँगे, नियुक्ति हो जाएगी इनकी न्याय पंचायत में। यानी कि इन्हीं में से नियुक्ति होती है पंचों की नियुक्ति हो गई, ठीक? अब बात समझो। यहाँ से 2 पंच उठ के या 2 ग्राम पंचायत सदस्य उठ के पंच बन गए। अब जो इनका कार्यकाल होगा, वही इनका कार्यकाल होगा, या हम कहें जो इनका कार्यकाल होगा, वही इनका कार्यकाल होगा। तो ये जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल किसके बराबर होता है? इनके कार्यकाल के। बात समझ पा रहे हो आप? यानी ग्राम पंचायत के जो सदस्य का कार्यकाल होता है, वही कार्यकाल होता है पंचों के सदस्यों का, या हम कहें न्याय पंचायत के सदस्यों का। अब इसमें देखो ज़रा, इसमें एक होता है सरपंच, ठीक? और एक होता है सहायक सरपंच, सरपंच। और इन सरपंचों की नियुक्ति कौन करता है? यही पंच करते हैं अपने में से 2 लोगों की नियुक्ति। दरअसल यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट ये है कि सरपंच और सहायक सरपंच, ये अपने पद पर, या हम कहें अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे, या हम कहें बने रहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, सरपंच और सहायक सरपंच अपनी गद्दी तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी ना आ जाए। और इस तरह के प्रावधान आपने संविधान में पढ़े होंगे, है ना? राष्ट्रपति अपनी गद्दी तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी ना जाए। लोकसभा का स्पीकर अपनी गद्दी तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी ना आ जाए। तो इस तरह के आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे पॉलिटी में, तो आप वहीं से रिलेट करके आप इसको देख सकते हो। जो अध्यक्ष है न्याय पंचायत का, तो वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी ना आ जाए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो ज़रा, ये अगर त्यागपत्र दें तो किसे देंगे? जो पंच है, या हम कहें सरपंच, या फिर सहायक सरपंच, ये त्यागपत्र किसे देंगे? ये सभी लोग त्यागपत्र किसे देते हैं? तो आप कहोगे विहित प्राधिकारी को, विहित प्राधिकारी को, ठीक है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखो। चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, या फिर सहायक सरपंच हो, ये अपना त्यागपत्र देते हैं विहित प्राधिकारी को। तो ये आप इम्पोर्टेंट बना के लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, एक धारा मैंने आपको बताई थी, धारा नंबर 49। क्या है ये धारा? इस धारा में कहा गया है, न्यायालय की, या न्यायालय मत लिखो, न्यायालय से आप हाई कोर्ट समझ जाओगे। यहाँ पर लिखो, न्याय पंचायत की बेंच, न्याय पंचायत की बेंच। इसके बारे में प्रावधान कहाँ पर दिया गया है? प्रावधान दिया गया है 49 में, ठीक है? इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है, वो कह रहा है कि जो न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत के समक्ष यदि कोई मुकदमा या कोई जांच आती है, मुकदमा या फिर जांच आती है, तो के लिए उसके निस्तारण के लिए 5 पंचों की बेंच निर्मित की जाएगी। 5 पंचों की क्या किया जाएगा? बेंच निर्मित की जाएगी। बात को फिर से समझो। मैंने कहा न्याय पंचायत के समक्ष अगर कोई मुकदमा या फिर कोई जांच से संबंधित कोई विषय आता है, तो ऐसी स्थिति में 5 पंचों की, ये संख्या याद रखिएगा 5, 5 पंचों की बेंच निर्मित की जाएगी। और ये निर्मित करेगा कौन? तो ये निर्मित करने का अधिकार होता है सरपंच का, सरपंच करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या? 5 पंचों की बेंच निर्मित हो गई। तो जो बेंच के निर्माण या फिर उनकी कार्यप्रणाली से संबंधित कोई विवाद होगा, तो वो विवाद का निपटारा कौन करेगा? ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। सपोज़ करो बेंच बनानी थी, ठीक है? ये बेंच बनानी है, और बनाएगा कौन? बनाएगा सरपंच, ठीक? अब बेंच बनानी है, बनाएगा सरपंच। अगर बेंच बनाने में किसी प्रकार का विवाद हो जाए, जैसे बेंच के निर्माण, या फिर बेंच जिस प्रकार की कार्य करती है, या उनकी कार्यप्रणाली से संबंधित कोई विवाद हो जाए, कोई विवाद हो, तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? प्रश्न ये है।
तो इस विवाद का निपटारा करेगा विहित प्राधिकारी। इस विवाद का निपटारा करेगा विहित प्राधिकारी, और विहित प्राधिकारी का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। बात समझ पा रहे हो? तो जो बेंच बनाई गई थी सरपंच के द्वारा, अगर इसके निर्माण में किसी प्रकार का विवाद हो जाए और इसकी कार्यप्रणाली से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए, तो इस विवाद का निपटारा कौन करता है? विहित प्राधिकारी करता है, और इसी का निर्णय अंतिम निर्णय मान्य निर्णय होता है। ठीक है बात? नेक्स्ट देखो, एक धारा मैंने आपको बताई थी 94 तक था। इस धारा में ये दिया गया है कि अगर न्याय पंचायत का अपमान हो जाए, इनकी अवमानना हो जाए, तो सपोज़ करो न्याय पंचायत वाद-विवाद कर रही है, किसी मुद्दे पर न्याय पंचायत बैठी है। अब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति उनकी बात को ना माने, तो वो अपमान के तौर पर लिया जाएगा, ठीक है? और अगर कोई व्यक्ति अपमान कर देता है, तो उसे अर्थदंड देना होगा, और कितना देना होगा अर्थदंड? ₹10 से अधिक नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो अर्थदंड होगा, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ₹10 लिया जाएगा, ठीक है? हाँ, कि भाई आपने न्यायालय का अपमान किया है, आपने न्याय पंचायत का अपमान किया है, आपने पंचायतों की बात नहीं मानी है, लिहाजा आप पर ₹10 का अर्थदंड लगाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ से आपको केवल एक धारा याद रखनी है, धारा 94 का क। क्या है इसमें? न्याय पंचायत का अपमान करने पर ₹10 का अर्थदंड दिया जा सकता है, ठीक? बात क्लियर हुई आपको? अब ज़रा नेक्स्ट देखो, एक टॉपिक आपका बच रहा है, ये टॉपिक है ग्राम फंड। ग्राम फंड, ठीक है? या फिर एक फंड और आपने सुना होगा, एकीकृत ग्राम फंड। ये दोनों फंड आपको पढ़ने हैं, और इसके बारे में आपके पंचायती राज अधिनियम 1947 में इसके बारे में प्रावधान भी दिया गया है, ठीक है? तो ये दोनों आपको फंड पढ़ने हैं, तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ग्राम फंड के बारे में। ग्राम फंड, या इसी को कहा जाता है ग्राम निधि, ठीक? ग्राम फंड या फिर ग्राम निधि। कहाँ पर इसका वर्णन है? तो आपसे अगर पूछा जाए, तो आप बताओगे धारा नंबर 32। धारा 32 में इसका वर्णन है। क्या कहा गया है धारा 32 में? कहा ये गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम फंड की स्थापना की जाएगी। स्थापना की जाएगी। ध्यान दो, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम फंड की स्थापना की जाएगी। इसका वर्णन आपको मिलता है धारा 32 में। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, ये जो ग्राम फंड है, बात समझो, ये जो ग्राम फंड है, ग्राम फंड, ये ग्राम फंड में रुपया कहाँ से आता है? रुपया कहाँ से जमा होगा? तो आप ऐसे समझो, इसमें जो रुपया आता है, वो आता है भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा, ठीक? इसमें जो रुपया आता है, याद रखिएगा, वो आता है ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा। और इसमें जो रुपया आता है, वो आता है ग्राम सभा द्वारा प्राप्त कोई रकम। सरकार अनुदान देती है, तो वो सारा का सारा ग्राम फंड में आता है, ठीक है? अच्छा, अब एक बार अगर इसमें पैसा आ गया, तो मुझे ये बताओ कि ये जो जमा राशि है, ये कहाँ पर खर्च होगी? तो आप याद रखिएगा, ये जो जमा राशि है, ये इसमें जो जमा राशि होती है, वो कहाँ खर्च होगी? तो वो होगी धारा 41 में। धारा 41 में क्या है? धारा 41 में है ग्राम पंचायत का बजट। ग्राम पंचायत का बजट। तो ग्राम पंचायत का जब बजट बनाया जाएगा, तो उस बजट में कितना रुपया कहाँ पर किस नाली की सफाई में खर्च किया जाएगा, कौन-कौन सी नई सुविधाएँ दी जाएँगी गाँव के लोगों को, तो वहाँ पर इसमें इस फंड में जो रुपया जमा है, तो यहाँ पर आपको वो खर्च करना होगा, ठीक है? तो कुल मिला के कहने का आशय ये है कि अभी जो मैंने आपको एक नया टॉपिक बताया है ग्राम फंड, ये ग्राम फंड कहाँ पर है? धारा 32 में है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम फंड की स्थापना की जाएगी। ये किस धारा में वर्णित है? धारा 32। और इस ग्राम फंड में कहाँ-कहाँ से पैसा आएगा? भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा,
ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम सभा को जितनी भी रकमें प्राप्त होती हैं, वो सारा का सारा रुपया ग्राम फंड में जमा होगा और फिर इसी फंड से पैसा निकाला जाएगा, जो कि ग्राम पंचायत के बजट के निर्माण में प्रयोग किया जाएगा और फिर वहाँ से गाँव के लोगों को भाँति-भाँति प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ग्राम पंचायत का बजट कहाँ पर है? ये है धारा नंबर 41 में। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो? अब कुछ बातें हैं जो ग्राम फंड से संबंधित हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। ठीक है? तो कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें आप नोट बना के एक जगह लिख लो। सबसे पहली बात, ग्राम फंड के आय-व्यय का हिसाब आय, व्यय का जो हिसाब है, वो भूमि प्रबंधक समिति आय-व्यय का हिसाब भूमि प्रबंधक समिति के सभापति के द्वारा एक रजिस्टर में और यही जो रजिस्टर है, इसे कैश बुक कहा जाता है। ध्यान दें। तो सभापति के द्वारा एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। ठीक, दर्ज किया जाता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात भी आप याद रखिए, जो भूमि प्रबंधक समिति है, भूमि प्रबंधक समिति के पास ₹50 ये अमाउंट याद रखिएगा। भूमि प्रबंधक समिति के पास ₹50 से ज़्यादा की रकम नहीं रखी जाएगी, नहीं रखी जाएगी। इससे ज़्यादा अगर रकम है भूमि प्रबंधक समिति के पास, तो याद रखिएगा, इससे ज़्यादा रकम या इससे अधिक रकम डाकखाने या फिर बैंक में रखी जाए, ठीक है? इससे अधिक रकम बैंक में रखी जाएगी। तो भूमि प्रबंधक समिति अपने पास मैक्सिमम कितना रुपया रख सकती है? ₹50। अगर इससे ज़्यादा हो गया है, तो फिर वो डाकखाने में जमा कर दी जाके या फिर बैंक में जमा कर दी जाके। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, तीसरी बात समझो यहाँ से। तीसरी बात है, ग्राम फंड का जो प्रशासन है, वो भूमि प्रबंधक समिति के पास रहता है। समिति के पास रहेगा, ठीक है? और इस पर जिला पंचायत जिला पंचायत राज अधिकारी का नियंत्रण होगा। अधिकारी का नियंत्रण होगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, एक बात और समझो, चौथी बात, जो गाँव निधि है, गाँव निधि से अगर धन निकालना है, धन एक शब्द यूज़ किया जाता है निकालना की जगह, धन का आहरण, ये गाँव निधि से धन का समस्त आहरण आहरण मतलब वही है निकालना, ठीक है? हाँ, तो गाँव निधि से धन के समस्त आहरण का या हम कहें गाँव निधि से धन के समस्त आहरण का अधिकार जो होगा, वो होगा और सचिव के पास प्रधान और सचिव के पास होगा, ठीक है? तो कुल मिला के कहने का मेरा आशय है, गाँव निधि से अगर धन निकालना है, तो फिर प्रधान और सचिव ये संयुक्त रूप से इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद आप एक बात समझो, ये जो ग्राम फंड है, मैंने अभी आपको बताया था, ग्राम फंड में कहाँ से राशि जमा हो रही है? ग्राम सभा को जो प्राप्त होने वाली रकम है, भूमि प्रबंधक समिति को जो प्राप्त होने वाली रकम है और ग्राम पंचायत को जो प्राप्त होने वाली रकम है, इनसे प्राप्त होने वाली रकमों को ग्राम फंड में जमा किया जाता है। गाँव में यही 3 समितियाँ हैं, यही 3 सभाएँ हैं, ग्राम सभा है, भूमि प्रबंधक समिति है और ग्राम पंचायत है। यही 3 संस्थाएँ काम करती हैं गाँव में, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा भी क्या और कहीं से इसके पास फंड आता है? हाँ, 1947 का जो अधिनियम है, उसके अंतर्गत लगाए गए जो टैक्स होते हैं, जैसे मेलों पर टैक्स लगा दिया, ठीक है? बाज़ारों, हाटों पर टैक्स लगा दिया या फिर कोई पशु आपकी ग्राम पंचायत की ज़मीन में कोई पशु बाँध रहा है, तो उससे उसके मालिक से मिलने वाला जो रुपया होता है, वो इसमें जमा किया जाएगा। राज्य सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, वो कुछ अनुदान रुपया देती हैं गाँवों को, गाँवों के समग्र विकास के लिए, तो वो भी ग्राम फंड में जमा होता है ना? और सबसे बड़ी बात जो पंचायतें होती हैं
वो कभी-कभी अपने यहाँ से कुछ कूड़ा-करकट होता है, उसे बेच लेती हैं, तो वो भी कहाँ रुपया जमा करेंगे? वो भी जमा करेंगे ग्राम फंड में। तो ये मैंने वही लिखा है, ग्राम पंचायत के द्वारा जो रुपया अर्जित किया जाता है, जैसे कूड़ा बेच लेना, आपने गाँव में अगर आप रहते होंगे, तो आपने कुछ शब्दों के नाम सुने होंगे, जैसे कबाड़ बेच लेना, है ना? या कोई अन्य सामान बेच लेना जो ग्राम पंचायत की संपत्ति थी, सार्वजनिक संपत्ति थी, तो उससे जो भी पैसा आएगा, वो सारा का सारा यहाँ ग्राम फंड में जमा होगा। जैसे आपने सुना होगा जो पंचायतें होती हैं, वहाँ पर जो तालाब होते हैं, मीनाशय होते हैं, वो उनकी नीलामी लगाई जाती है, ठीक है? तो वो ठेके पर दिए जाते हैं, तो ठेके पर देने में जो रुपया उनके पास आता है, तो वो भी यहाँ पर जमा करा दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से अनुदान दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पर जमा करा दिया जाता है। तो कई सारे साधन हैं, कई सारे रास्ते हैं जहाँ से ग्राम फंड में पैसा आता है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है? तो ये बातें हमने अभी आपको बताई कि ग्राम फंड में पैसा कहाँ-कहाँ से आ रहा है। ठीक है? अब ज़रा एक बात समझो, ये जो ग्राम फंड था, इसी में एक और फंड है जिसका नाम है एकीकृत ग्राम फंड। एकीकृत ग्राम फंड। ये एकीकृत ग्राम फंड और वो ग्राम फंड में अंतर क्या है? बात को समझो। उस ग्राम फंड का वर्णन संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में है, धारा 32 में है। और ये जो एकीकृत ग्राम फंड है, ये क्या है? इसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड ग्राम फंड, ठीक? कंसोलिडेटेड ग्राम फंड। इसमें आप 2-3 बातें याद रखो, ये हालाँकि 2-3 बातें ही हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे प्रत्येक जिले में प्रत्येक जिले में एकीकृत ग्राम फंड स्थापित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, ठीक? और सबसे बड़ी बात, ये जब ग्राम फंड एकीकृत स्थापित हो जाएगा, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? ये किसकी निगरानी में होगा? तो एकीकृत ग्राम फंड का जो अध्यक्ष होता है, वो होता है कलेक्टर, ठीक? बात समझ पा रहे हो? कलेक्टर की निगरानी में ये पूरा का पूरा फंड होगा। लेकिन ये जो ग्राम फंड था वो गाँव के लिए था और एकीकृत ग्राम फंड ये प्रत्येक जिले के लिए है, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? एक सबसे खास बात नोट बना के लिखो, ये जो एकीकृत ग्राम फंड होगा, जिले की जो जिला है, जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत कलेक्टर के द्वारा निर्धारित रकम कलेक्टर के द्वारा निर्धारित रकम वार्षिक रूप से वार्षिक रूप से एकीकृत ग्राम फंड में देती है। जैसे यहाँ समझो, ये कोई जिला है, ठीक? इस जिले में कई सारी ग्राम पंचायतें हैं, ये ग्राम पंचायतें हैं, है ना? और ये है एकीकृत ग्राम फंड, कंसोलिडेटेड ग्राम फंड। तो ये जो भी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें, तो कलेक्टर के द्वारा जो भी निर्धारित रकम होगी, वार्षिक रूप से ये इसमें जमा कराती हैं। ये कहने का आशय, ठीक है? तो प्रत्येक जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत कलेक्टर के द्वारा निर्धारित रकम, जो भी निर्धारित करता है कलेक्टर, वो सालाना रूप से एकीकृत ग्राम फंड में जमा कराती है। अच्छा, इसमें एक खास बात है एकीकृत ग्राम फंड की और आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्या है? मैंने आपको बताया था पीछे कि पैनल वकील होता है, पैनल वकील। ये पैनल वकील वो वकील होता है जो गाँव की तरफ से वकालत करता है, ठीक है? बड़ी-बड़ी जगहों पर। तो पैनल वकील को पैसा कहाँ से मिलता है? पैनल वकील को फीस कहाँ से मिलता है? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, पैनल वकीलों को पैनल वकीलों को फीस और भत्ते का भुगतान फीस और भत्ते का भुगतान एकीकृत ग्राम फंड से ही किया जाता है, से ही किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो आज हमने क्या पढ़ा? मैंने आज आपको बताया न्याय पंचायत के बारे में और न्याय पंचायत के अलावा अ, एकीकृत ग्राम फंड और ग्राम फंड के बारे में, ठीक है? तो एकीकृत ग्राम फंड और ग्राम फंड के बारे में आपने जो पढ़ा है, उसको बार-बार रिवाइज़ करिएगा। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो टॉपिक्स बच गए हैं 1947 एक्ट में, हालाँकि इसमें जो भी आपने पढ़ा है, वो पर्याप्त है आपके एग्ज़ाम के लिए।
लेकिन इसमें जो भी टॉपिक्स अभी आपके बच गए हैं, तो वो हम एमसीक्यूज़ जब कराएँगे इसके, लगभग 100 से 150 एमसीक्यूज़ कराएँगे इसी टॉपिक से संबंधित, तो वो टॉपिक्स हम वहाँ कवर कर लेंगे, ठीक है? और इसको जितना भी पढ़ाया है, इसको बार-बार आप रिवाइज़ करिए, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।